Hello and welcome to Stock Watch presented by HBL and powered by Chase Securities. मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस साल 24 दिसंबर तक $358 मिलियन की नेट सेलिंग की है स्टॉक मार्केट में। ना उसकी क्या वजह है? क्या हमारी मार्केट बहुत अट्रैक्टिव नहीं है और डिस्पाइट कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं? इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। पहले मार्केट का जायज़ा लें तो जैसे हमने पिछले हफ्ते बताया था कि ये एक शॉर्ट ट्रेडिंग वीक होगा, 25 दिसंबर की छुट्टी थी और इसके अलावा ये फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक भी था और यूजुअली हम देखते हैं कि मार्केट में काफ़ी प्रेशर नज़र आता है, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि मार्केट में प्रेशर ज़्यादा नहीं रहा और इंडेक्स ने 1,70,000 का लेवल भी मेंटेन रखा और बड़े आसानी से हमने देखा कि फ्यूचर्स रोल ओवर हो गया। सो इन दी एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। वंस अगेन बुल्स टुक द वीक और इस हफ्ते भी KSE 100 इंडेक्स में हमको तेज़ी नजर आई और इंडेक्स 997 पॉइंट्स या 0.6% के इजाफे के साथ 1,72,401 के रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो इस हफ्ते हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इजाफा JVDC की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 19.4% था। PTC की स्टॉक प्राइस में 16.7% का इजाफा देखा गया। कोहार्ट सीमेंट वॉज अप 10.9% दिस वीक। बैंक ऑफ पंजाब 8.3% और महमूद टेक्सटाइल की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 7.5% का इजाफा हुआ। अगर टॉप लूजर्स की तरफ नजर डालें तो सबसे ज़्यादा कमी एक दफ़ा फिर DHPL की स्टॉक प्राइस में हुई और ये 15.2% नीचे रहा। यूसुफ वीविंग वॉज डाउन 8.5%, रफान मेज़ 8.5%, यूनिटी फूड्स की स्टॉक प्राइस में 7% की कमी हुई और SSG वॉज डाउन 6.9% दिस वीक। तो इस हफ्ते जो तेज़ी हुई है उसकी वजह क्या थी, बिग स्टोरी क्या थी? लेट्स फाइंड आउट। So the biggest story of the week was PIA's successful privatization. बहुत अरसे बाद हमने देखा कि फाइनली इस गवर्नमेंट ने PI को प्राइवेटाइज कर दिया। डिटेल्स आई थिंक ऑलरेडी आप सबको पता ही है। 135 बिलियन रुपीज़ की डील है 75% स्टेक के लिए और आरिफ हबीब नेट कंसोर्शियम ने ये कामयाब बोली लगाई और आरिफ साहब ने यह भी इंदिया दिया है कि वो जो रिमेनिंग 25% है उसको भी एक्वायर करना चाहेंगे। और इसके बाद हमने देखा कि फौजी फर्टिलाइजर की बोर्ड मीटिंग हुई और उन्होंने भी अप्रूवल दे दी है कि वो भी इस कंसोर्शियम को ज्वाइन करेंगे। तो शहबाज ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और हमने देखा इसकी वजह से भी मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी बेहतर हुआ और इंडेक्स को हमने एक अच्छी क्लोजिंग देते हुए देखा है। आई थिंक डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं। आफ्टर आई थिंक 20 इयर्स हमने देखा है प्राइवेटाइजेशन डील हुई और आई थिंक ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेटाइजेशन डील है अबव इन एक्सेस ऑफ अबाउट $480 मिलियन और आई थिंक ये बड़ी फाइनेंशियली वेल स्ट्रक्चर्ड थी और आई थिंक ये पहली प्राइवेटाइजेशन है जो 20 साल बाद हुई है और गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन इन द बकेट लिस्ट है जो एक इन्वेस्टर को बूस्टर गोइंग फॉरवर्ड आएगा। अच्छा, इसके अलावा हम देखें तो एक और जो बिग स्टोरी इसको भी कह सकते हैं जो आई मार्केट में उससे भी सेंटिमेंट बेहतर हुआ, स्पेशली PTC की जो प्राइस बढ़ी है वो ये अनाउंसमेंट थी कि 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन जो अगले 1 से 2 महीने में प्लान किया जा रहा है और ये बात जो IT की मिनिस्टर ने उन्होंने बताई और फिर उसके बाद इसका रोल आउट भी अगले 5 से 6 महीने में किया जाएगा। तो ये प्लान्स हैं और जब भी हमने देखा कि PTC की स्टॉक प्राइस में काफ़ी तेज़ी नज़र आई और जैसा कि मैंने अभी बताया भी कि इस हफ्ते कोई 16.7% का इसमें हमको गेन नज़र आया है। अच्छा, इसके अलावा अब गोइंग फॉरवर्ड अगर देखें तो अगले हफ्ते CPI के नंबर्स आएंगे। हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन में हमने पहले ही बात की है और कुछ एक्सपेक्टेशंस जो सामने आ रही हैं वो ये है कि CPI फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अराउंड 6% रहेगी। शहबाज, आप क्या समझते हैं कि CPI के नंबर्स क्या आ सकते हैं? इनिशियल जो 5 मंथ्स में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है एवरेज अबाउट 5.01% है। आई थिंक मेरी भी इनिशियल एक्सपेक्टेशंस है कि जो आपकी दिसंबर की जो इन्फ्लेशन होगी विल बी इन द रेंज ऑफ 5.7 to 6%। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखें लास्ट मंथ की फूड इन्फ्लेशन में डिफ्लेशन थी और अगर आप देखें मतलब लास्ट 3 वीक्स जो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं स्पेशली टोमेटो अनियंस में प्राइसेस में कमी आ रही है। सो मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने में जो फूड इन्फ्लेशन होगी दोबारा नेगेटिव होगी, बट इसमें एक फैक्टर है स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव फ्यूल प्राइस इंडेक्स, उसके लिए हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं ऊपर जा सकती हैं। अगर आप दोनों का जायजा लें तो आई थिंक इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर विल बी अराउंड 6%। तो इसमें अच्छी ये बात है कि जो अगर आप 6 महीने की एवरेज करें इन्फ्लेशन को तकरीबन वो 5.2% बन जाती है। अगर आप गोइंग फॉरवर्ड भी अगर 1% इन्फ्लेशन को अगर एस्टिमेट करें मंथली इन्फ्लेशन आएगी, सो वी माइट सी फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स वी माइट सी सम डबल डिजिट इन्फ्लेशन, बट जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 7% की इन्फ्लेशन होगी वो हम देख सकेंगे गवर्नमेंट इस चीज़ को अचीव कर लेगी।
अब हम चलेंगे अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको अली फरीद ख्वाजा ज्वाइन कर रहे हैं जो को फाउंडर हैं के ट्रेड के। अली, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा अली, हमने देखा है ये हफ्ता एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है गवर्नमेंट ने जब पीआईए को प्राइवेटाइज किया सक्सेसफुली, और इसमें हमने देखा कि लोकल इन्वेस्टर्स ने जो है वो पीआईए को एक्वायर किया है और एक कंसोर्शियम बना था, और इसमें जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्होंने कंसोर्शियम बना के पीआईए को एक्वायर किया है। अब सवाल ये है कि इस एक्विजिशन के बाद क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हम देख रहे हैं कि अब तक अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो का जायज़ा लें तो नेट सेलर्स ही हैं मार्केट में। सिंस दिस ईयर स्टार्टेड $358 मिलियन की नेट सेलिंग की है उन्होंने टिल 24 दिसंबर। तो आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का, और ना सिर्फ ये कि हम गोइंग फॉरवर्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त आउटफ्लो नज़र आ रहा है उसमें इनफ्लो नज़र आएगा, बल्कि एफडीआई भी पाकिस्तान में आएगी? जी, आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके जिस तरह हमने कहा कि इसके दो पहलू हैं, ज्यादा तीन पहलू हैं। एक ये है कि इस डील ने शो किया है कि लोकल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बहुत हाई है। जो उन्होंने वैल्यूएशन दी है, इट वाज हायर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट, इट वाज हायर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ मोस्ट पीपल, and it was much higher than the last bid which came जब last time government ने try किया। So which shows that locals at least are willing to invest and are very confident about the opportunity set from investing in Pakistan, and it also shows कि वो consortium बना के invest कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो as a group capital pool in कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ collaborate कर रहे हैं, because collectively they think that the vision for Pakistan or the outlook for Pakistan is promising. For me, that's a super important and bullish indicator. Second पहलू जो आपने कहा कि definitely foreign direct investment पे इसका एक positive impact आना चाहिए। Normally FDI के साइड पर आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि बहुत ज्यादा हुकूमत MOU तो साइन कर रही थी मगर कोई भी MOU मटीरियलाइज नहीं हो रहा था, और उसकी वजह से काफी फटीग भी हो गई थी और काफी ज्यादा स्केप्टिसिज्म थी कि क्या बार बार MOU साइन होती रहती है, कोई इन्वेस्टमेंट तो आती नहीं है। मेरे ख्याल में उस इन्वेस्टमेंट ना आने का वजह ये थी कि ज्यादातर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में वो इन्वेस्टमेंट फंस जाती थी। अब क्योंकि लोकल्स इन एसेट्स को खरीद रही हैं, ये इनके पास लोकल्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि इन एसेट्स को वो बेहतर तरीके से रन करें, इनके सारे पेपर वर्क, लीगल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करें, और उसके बाद दे कैन गेट फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कम एंड इन्वेस्ट एंड को जॉइन विद देम। वी आर काइंड ऑफ सीइंग दैट इन द हेल्थ केयर सेक्टर। आपको मालूम होगा कि जिस तरह एक लोकल ग्रुप ने एक हॉस्पिटल सेटअप कर इस्लामाबाद में, नोवा केयर के नाम से, मेपल लीफ कैपिटल उसमें इन्वॉल्व है, तो उस पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि एक यूके इन्वेस्टर इज नाउ इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन दैट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। सो आई थिंक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इस तरह काफी इजाफा होगा, क्योंकि नाउ इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द गवर्नमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन डील विद प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हु आर क्रेडिबल एंड हु हैव डीप पॉकेट्स। तीसरा जो आपके सवाल का पहलू है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पढ़ना तो चाहिए, मगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो सबसे ज्यादा फैक्टर जो स्ट्रॉन्ग है वो ये है कि पैसिव फंड्स जो है जो फ्रंटियर मार्केट्स को ट्रैक करते हैं, उनके आउटफ्लोज हो जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले फ्रंटियर मार्केट्स में के अंदर अराउंड $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होती थी, इस वक्त वो $10 बिलियन से भी कम हो गए वो एसेट्स। तो उसकी वजह से पैसिव फंड्स जो है जो पाकिस्तान में जिनकी शेयर होल्डिंग थी वो कंसिस्टेंट सेलर्स रहे हैं मार्केट में। तो वो ट्रेंड इट्स नॉट यूनिक टू पाकिस्तान, ये इम्पैक्ट दुनिया की बाकी भी उन इमर्जिंग मार्केट्स और फ्रंटियर मार्केट्स में आ रहे हैं जो कि पेरिफेरल मार्केट्स है। जिससे आपको मालूम है कि इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर क्योंकि चाइना है, साउथ कोरिया है, ब्राजील है, इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, ताइवान है, तो इन 6 मार्केट्स की वजह से जो बाकी सारी इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें ज्यादातर आउटफ्लोज ही रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स आर फोकसिंग ऑन the top markets rather than the peripheral markets. एक वजह मुझे ये नज़र आती है जो आपने मेंशन भी की कि आई थिंक जो दूसरी कुछ मार्केट्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। और एक सवाल अली ये बताइए कि डिस्पाइट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और हम चूँकि IMF प्रोग्राम में हैं, हमको जो इस वक्त चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम, क्या पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम अभी भी बहुत ज़्यादा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं? जी, पाकिस्तान में लिक्विडिटी की कमी है कंपेयर टू द अदर मार्केट्स। तो ये नहीं है कि वो मार्केट्स हमसे बेहतर, मतलब बेहतर इन द सेंस कि वहाँ पे रिटर्न की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। जिससे आपको मालूम है कि ज़्यादातर वो मार्केट्स पाकिस्तान से वैल्यूएशन में बहुत एक्सपेंसिव है। डिस्पाइट दैट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर रादर देन पाकिस्तान। उसका जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि हमारी मार्केट में लिक्विडिटी अभी भी कम है।
लिक्विडिटी में इंप्रूवमेंट जरूर आई है पिछले 12 महीने के अंदर, मगर $140 मिलियन, $150 मिलियन ये कोई खातिर खा लिक्विडिटी नहीं है। इससे ज्यादा लिक्विडिटी तो एक स्टॉक में होती है, एप्पल में ज्यादा डेली ट्रेडेड वॉल्यूम होगा। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स के लिए, वो ये है कि हमें पता है कि क्रिप्टो के अंदर पाकिस्तान 30 मिलियन पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कोई हुकूमत ये काफी दफा इसका जिक्र करती है, ये कोई फखर की बात नहीं है। ये सिर्फ शो कर रहा है कि पाकिस्तान में लोगों में इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, नीड है, मगर वो फॉर्मल मार्केट्स में किसी वजह से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनको अनरेगुलेटेड मार्केट्स में जाना पड़ रहा है, जिसमें रिस्क भी ज्यादा है, जिसमें कैपिटल फ्लाइट भी हो रही है, जिसमें पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। तो अगर ये 30 मिलियन इनका आधा या 1/3 भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आ जाए, तो आप खुद सोचे दैट विल लीड टू लाइक अ 20 to 30 times increase in the daily traded volume on Pakistan stock exchange। उससे ना सिर्फ हमारी वैल्यूएशन ऊपर जाएंगी, हमारी एफडीआई उसमें हमारी ट्रेडिंग लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जरूर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, एक और सवाल अली, वो बताइए कि आप चूँकि ख़ुद भी लंदन में बेस्ड हैं एंड देन यू ट्रैवल अराउंड मिडल ईस्ट में भी, जहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स से, तो वो इसके अलावा और क्या रीजंस बता रहे हैं कि वो क्यों पाकिस्तान में इस वक्त नहीं जा रहे हैं? जी, अगर अगेन हम डिवाइड कर लेते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स को। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट का जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में काफी ज्यादा हाई है। ना सिर्फ मिडिल ईस्ट, अब तो यूएस इन्वेस्टर्स भी बड़े इंटरेस्टेड है मेटल्स के अंदर इन्वेस्ट करने में, माइनिंग में इन्वेस्ट करने में, नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जनरली आई थिंक दे आर इंटरेस्टेड। जो हम खबरें पढ़ते हैं और जो एमओयूज होते हैं, दे आर ड्रिवन बाय अ रियल इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, पार्टनरिंग विद पाकिस्तानी कंपनीज। इश्यूज ब्यूरोक्रेटिक अभी भी बहुत ज्यादा है। अब तो इसका इतराफ SIFC ने खुद भी किया है। SIFC को बनाया ही इसीलिए था कि इन हर्डल्स को वो ब्रेक करे, मगर अभी तक वो नहीं हुए। अब छोटी सी मिसाल है, मैंने खुद, मेरी यूके कंपनी है, मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है। शेयर रजिस्ट्रेशन में जो स्टेट बैंक से अप्रूवल आता है 6 से 7 महीने लगते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद, सिर्फ अपने शेयर रजिस्टर करने के पास। तो हर्डल्स हर तरह के हैं। तो उस हर्डल्स से ज्यादातर लोग कंप्लेन ये करते हैं कि देखें, हम तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके मुल्क में, जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई जाती, हमें वेलकम बड़ा अच्छा दिया जाता है, बड़ा अच्छे रेड कारपेट दिखाया जाता है, मगर कोई ज्यादा इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट नहीं आते। ये ज्यादातर एक्सक्यूज आती है साइड से। दूसरी तरफ जो है मेटल्स एंड माइनिंग अगर सेक्टर देख ले, उसमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट बड़े सीरियसनेस से काम कर रही है, मगर अभी हम बाकी ममालिक के मुकाबले में काफी पीछे है। अगर आप किर्गिस्तान चेक कर ले या कॉन्गो चेक कर ले या अफ्रीका में कई ममालिक के उसमें देखें, तो उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत एडवांस्ड है इस सेक्टर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या मतलब है? इसका मतलब है उनके रेगुलेशंस है, उनके पास रूल्स है, उनके पास लीगल फ्रेमवर्क है, वहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है, पोर्ट्स है, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है। तो हमारे लिए हर चीज ग्रीन फील्ड है। तो मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं वेट करूंगा। मुझे तो सबसे ऑप्टिमिस्टिक चीज पाकिस्तान में लग रही है, और ये PIA के ट्रांजैक्शन ने शो किया कि पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर्स जो हैं वो खुद एक दूसरे के साथ कम्पीट करने के बजाय कोलैबोरेट करके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर कुछ हो नहीं सकता। देखिए, आज से 4 साल पहले तो जब मैं पाकिस्तान आता था तो मुझसे यहाँ के बड़ी फैमिली एक ही सवाल पूछती थी कि आप बताइए जी, हम पाकिस्तान से बाहर किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, डॉलर किस तरह बाहर लेके जा सकते हैं, या अपने इन्वेस्टमेंट को रुपये का हेज किस तरह कर सकते हैं। कोई गाड़ियाँ खरीद लेता था, कोई अपनी वर्किंग कैपिटल खरीद लेता था, कोई दुबई में प्रॉपर्टीज ले लेता था। अब इस बार पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं हमें एसेट पता हो कि हम कौन सा एसेट खरीदें। तो फॉर मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड गिव्स मी अ ग्रेट आउटलुक फॉर नेक्स्ट ईयर। चलिए, एक सवाल है, अगर आप देखें हमारी इकोनॉमी है स्टेबलाइज, इन्फ्लेशन जो बाकी मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर हैं स्टेबलाइज हो गए, बट गवर्नमेंट का फोकस है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि फॉर द पास्ट हाउ मेनी मंथ्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन ही हो रही है, कुछ सालों से नंबर्स काफ़ी स्टैग्नेंट है। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड कि हमारी जो ग्रोथ है वो थोड़ी बेहतर हो और स्पेशली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो? सो क्या एरियाज में फोकस करना चाहिए और ग्रोथ कैसे आएगी एक्सपोर्ट्स में?
जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शहबाज कि पाकिस्तान में ये रिकग्निशन तो बड़ी वाइडली है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ही सस्टेनेबल ग्रोथ है। और ये हम काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को हम सुनते हैं, उड़ान पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने बड़े एग्रेसिव टारगेट्स भी दिए हैं। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नंबर्स में अभी तक उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। मुझे ये भी नहीं अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं है कि हमने टारगेट्स तो ज़रूर दिए हैं, मगर उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें इंसेंटिव्स क्या दिए। मुझे इसका एहसास नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है ज़रूर हो, गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव दिए हो, कुछ स्कीम्स लॉन्च की हो, मगर मुझे उसका एहसास नहीं है। तो मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि अगर हम वाकई एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो वी नीड टू गिव एक्सप्लिसिट इंसेंटिव्स। वो इंसेंटिव टैक्स इंसेंटिव हो सकते हैं, वो इंसेंटिव सब्सिडाइजेशन ऑफ कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त इंडस्ट्री का है वो तो यही है ना कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई है, टैक्सेस हाई हैं, एनर्जी कॉस्ट हाई है। तो या तो इन दो एरिया में गवर्नमेंट कोई स्कीम दे के जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाए, हमारी कंपेटिटिवनेस इंप्रूव हो जाए, या दूसरा पहलू यही हो सकता है कि हमें एक्सेस टू मार्केट्स दे दे और एक्सेस टू कैपिटल दे दे, चीप कैपिटल दे दे कि लो कॉस्ट फाइनेंसिंग अवेलेबल है या एक्विटी अवेलेबल है, या फिर किसी मार्केट का एक्सेस है कि जी आप हमारे क्योंकि यूएई से रिलेशनशिप अच्छे हैं या सऊदी से रिलेशनशिप अच्छे हैं तो हमें एक्सेस मिल गया है कि हम इतने ज़्यादा राइस इंपोर्ट कर सकते, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे इन दोनों पहलू पर तो कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ, मैं हुकूमत का टारगेट बार बार सुनता हूँ कि एक्सपोर्ट हमारे डबल हो जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए। तो आई डोंट नो, मगर सर्टेनली आई एज अ पाकिस्तानी आई डिज़ायर कि इस पे काम सीरियसनेस से हो, और ये जो दो पहलू है, आइदर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बिजनेस और गिव मी चीप क्रेडिट एंड एक्सेस टू मार्केट्स, इन दो पे आई नीड मोर डिटेल्स। तो अली, अगर गवर्नमेंट के पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और गवर्नमेंट का टारगेट यही भी है कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हमें जो आईएमएफ का प्रोग्राम कितने सालों से बार बार जा रहे हैं, सो वो हमें यहाँ से एग्जिट लेना है, सो डू यू थिंक विल बी पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू कम आउट ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम गोइंग फॉरवर्ड? जी आई थिंक इट इज पॉसिबल। I think despite जो हमने पहले बोला, I think it's still possible, and I think the silver lining I see is defense export. The deals which we are doing, लिबिया की announcement आई $4 billion की, सऊदी डिफेंस डील, expectations है कि जॉर्डन के साथ भी हम ऐसी कोई डील करेंगे, एक दो और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का भी नाम आ रहा है, हम अजरबैजान को JF Thunder सेल कर रहे हैं। So I think potentially we can increase our defense exports to that number of 10 to 14 billion dollars, and I think the delta can come from that. So that's why I'm still a bit hopeful that it is possible. Okay, we can increase our exports, but I am struggling to see how will that come from the private sector. But defense production, I think, is certainly an area where we are competitive, we are efficient, we are getting access to markets, and buyers are available. We have demonstrated capability, we have great technology. So I think we will increase our exports. अच्छा, ना मूविंग ऑन, 2026 स्टार्ट हो रहा है। अली, आप बताएं कि आपको नेक्स्ट ईयर स्टॉक मार्केट हमारी कैसी लग रही है? Oh, I'm very bullish on Pakistan in general, and of course, stock market is one of the aspects of the overall economic growth and economic condition. देखिए जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है पाकिस्तान की, वो है कि अब पाकिस्तान का रोल जियोपॉलिटिकली बहुत इन्हांस हो गया है। अब तो उसकी टर्म भी यूज़ हो रही है कि वी आर अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द सेंट्रल एशियन मिडिल ईस्टर्न रीजन। तो अब तो ये पेपर में भी आ गया है और दुनिया ने भी इसे रिकग्निशन कर दिया और एक फॉर्मल टाइटल भी मिल गया है। तो ये जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है हमारी, आई थिंक दिस विल कंटिन्यू टू play into not just 2026 but also the next few years as well. अच्छा, लास्ट ईयर अली आपने एक छोटा सा नोट निकाला था 5 for 2025, तो अब ये बताइए कि फॉर 2026 आपने कुछ आप लिख रहे हैं या लिख चुके हैं, या क्या आपके जहन में, इफ यू कैन शेयर दैट? जी, अभी लिखा नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मैंने जो नोट लिखा था उसमें मैंने एक तो गोल्ड का कहा था कि गोल्ड विल गो अप, दूसरा कि ईरान पे जियोपॉलिटिकली there will be some action on Iran, which of course happened. So I think, जैसा आपको मालूम है कि ज़्यादातर मैं I try to look at things from a global geopolitical perspective,
and especially sitting abroad in London and with offices in UAE and Saudi, that's the perspective I focus more on. तो उसके लिहाज से इस वक्त जितना पॉजिटिव आउटलुक मुझे लग रहा है, I've never seen this in my career. I'm getting a lot of calls from investors who want to invest in Pakistan. I'm getting a lot of people who are telling me कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, हम माइनिंग में इन्वेस्ट देखना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी में देखना चाहते हैं. And these are investors, top investors, and they are from across the world. मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन आना चाह रहे हैं या सिर्फ सऊदी आना चाह रहे हैं. चाइनीज भी कह रहे हैं, सिंगापुरियंस भी कह रहे हैं, ऑफ कोर्स जो हमारे क्लोज मुल्क है वो तो वैसे ही कह रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी विच वी हैव. और दो तरह की, मैं जो पाकिस्तान में इंटरैक्ट कर रहा हूँ, दो तरह के ग्रुप्स हैं. एक वो हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, वो फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वो माइनिंग हो तो उसमें भी कंसोर्शियम बना के चीज़ें खरीद रहे हैं. आपने अनाउंसमेंट पढ़ी होगी ग्लोबल केयर्स में, तब साहब भी है उसमें, हिल्टन फार्मा भी है उसमें, फातिमा फर्टिलाइजर भी है, वो भी उसमें भी उन्होंने मारी के साथ पार्टनरशिप की है. आप इसी तरह फर्टिलाइजर में देखें तो मेपल लीफ ने मिलकर फौजी फाउंडेशन के साथ फातिमा पाक अरब फर्टिलाइजर खरीदा है. तो एक ग्रुप्स है, जो ग्रुप्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई थिंक दे विल डू रियली वेल. सॉरी आपकी बात कट रही है, लेकिन जो आपने कहा ना अभी, इससे पहले आप कहते थे कि हमारे यहाँ अभी भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं और वो इन्वेस्टमेंट जो, जैसा आप कह रहे हैं, आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपके पास क्वेरीज भी आ रही हैं, बट ऑफ कोर्स अगर काफ़ी जगह पे हर्डल्स हैं तो वो फिर कैसे मटीरियलाइज होगी. तो आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप जो है वो तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेना है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, रेड टेप्स हैं, इनको एलिमिनेट करे. और SIFC आपने कहा कुछ जगहों पे नाकाम रही है. हम देख रहे हैं रिफाइनरी की अपग्रेडेशन अब तक नहीं हो पाई है, वो पॉलिसी अटकी हुई है. वो भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है FDI की, अबाउट $5 to $6 बिलियन जो अभी तक स्टक है. आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. और जो मैं जब माइनिंग की बात कर रहा था कि, और मैं कह रहा था कि बाकी ममालिक में रेगुलेशन होती है इन प्लेस, में रिफाइनरी के बारे में ही सोच रहा था कि हमें तो वेट करना पड़ता है कि रेगुलेशन भी आएगी, कब आएगी, किस तरह आएगी. कुछ लोग कहते हैं नहीं आए, तो इन चीज़ों की वजह से ही चीज़ें फंस जाती हैं. तो एंड दैट्स वाई जो MOUs है वो मटीरियलाइज नहीं हुए अभी तक काफ़ी ज़्यादा. एंड दैट्स वाई वी नीड अ स्टॉप गैप के लोकल्स आके इन्वेस्ट कर ले, ये सारे जो इश्यूज है वो लोकल सॉल्व कर ले, और उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाए. तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि द वीक लिंक विच वी हैव इज दीज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स. अब उसको सॉल्व करना तो मतलब आप मतलब SIFC ही सॉल्व कर सकती है, हुकूमत ही सॉल्व कर सकती है, और आई होप कि वो करें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको बार बार मिलेगी नहीं. अच्छा, नाउ स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, अली, आपको कौन से सेक्टर्स, और इफ़ यू कैन मेंशन, जैसा आपने कहा था, मैंने जो रेफरेंस दिया 5 for 25 अपने गोल्ड की बात की थी, तो अब फॉर नेक्स्ट ईयर कौन से एसेट्स आप समझते हैं कि अट्रैक्टिव होंगे जिस पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए? जी, तो सबसे पहले द बिगेस्ट थीम फॉर नेक्स्ट ईयर इज पाकिस्तान एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द रीजन. Remember that term, you will hear this a lot of the time. Inshallah, we will see more defense deals, more exports, more details about our defense exports. हमारे forces जाएंगी different जगह पे participation करने की. जिस आज UAE के president आए हैं, I think you will see more of that accelerating into 2026. So that will be the key driver of the overall theme. उसके बाद अगर आप उससे एक स्टेप नीचे आते हैं, ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन में मुझे गोल्ड अभी भी टॉप इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि ग्लोबली थिंग्स आर स्टिल वेरी फ्लूइड, एंड आई थिंक कंट्रीज विल वांट टू मूव अवे फ्रॉम डॉलर एंड गेट इनटू अ करेंसी व्हिच इज नॉट चैलेंज्ड बाय US मूवमेंट्स. सो आई थिंक गोल्ड स्टिल विल कंटिन्यू टू डू वेल. थर्डली, पाकिस्तान के अंदर मैं सेक्टर से ज़्यादा जो है वो ग्रुप्स के बेसिस में इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो फुली पाकिस्तान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हबीब बैंक, फौजी ग्रुप, लकी ग्रुप, ये सारा जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम. So I think people who are willing to participate will benefit from it. People who are skeptical, who are not sure, will miss the ride. So अली, एक बात बताएं, लास्ट टाइम आपने अपने रिपोर्ट ने मेंशन करा था 5 for 25 वाली के रियल एस्टेट एक्टिविटी विल पिक अप लास्ट ईयर. पर हमने देखा इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इवन इयर्स रियल एस्टेट हैव बीन वेरी डैम्पेंड, मतलब वहाँ एक्टिविटी नहीं हुई नहीं है. सो व्हाट्स योर आउटलुक ऑन रियल एस्टेट इन नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर? जी, वो मैंने इसलिए भी लिखा था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर था कि बाकी सेक्टर्स फेल हो जाएंगे,
क्योंकि जब बाकी सेक्टर्स फेल होंगे तो द गवर्नमेंट विल हैव टू गो बैक टू रियल एस्टेट बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच दे नो हाउ टू डू. सो इन अ वे आई एम हैप्पी कि वो प्रेडिक्शन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अभी तक जो अपना डिसिप्लिन है उसको मेंटेन कर रही है. I'll be scared if government जो है जल्दी इंटरेस्ट रेट नीचे करे और एक दोबारा प्रॉपर्टी में बबल क्रिएट कर दे. So that was the reason for having that view. But nevertheless, I think real estate demand, Pakistan has a growing population, young population. There's always a structural need for homes. There's a structural need for data centers. There's a structural need for hospitals. There's a structural needs for schools. So these sectors will always do well. मगर speculative bubbles जो है वो नहीं create होने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तो सबका नुकसान ही होता है. So I do think that data centers will be a very hot sector this year. You will see people coming into that. I think you will see REITs going public on the stock market. These REITs might be hospital REITs, it might be real estate REITs. So I think formal real estate sector pe, so certainly I see interest from investors who want to participate, and I see interest from groups who want to list on the stock market. Okay, Ali, thank you very much. शुक्रिया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. और अब हम नज़र डालेंगे अगले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे. मंडे को अस्करी बैंक की बोर्ड मीटिंग है और ये अदर दिन फाइनेंशियल्स है. ट्यूसडे को शाह मुराद शुगर मिल्स और खैरपुर शुगर मिल्स के एनुअल रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है. वेंसडे को दीवान शुगर मिल्स और शाहताज शुगर मिल्स की बोर्ड मीटिंग है और ये भी फुल ईयर के रिजल्ट्स के लिए हैं. और सेम डे गवर्नमेंट अनाउंस करेगी नई प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो 1 जनवरी से फिर इम्प्लीमेंट होंगी. थर्सडे इज़ 1 जनवरी, उस दिन CPI का डेटा आएगा और फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा. और फ्राइडे को एज़ यूजुअल वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स जारी किए जाएंगे. और अब वक्त हुआ है कैंडल टॉक का. कैंडल टॉक में हमारे साथ शर्जील अहमद मौजूद हैं, टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज़. शर्जील, वेलकम टू द शो. थैंक यू शुजा फॉर हैविंग मी. अच्छा शर्जील, आई थिंक जो क्लोजिंग हुई है 1,72,400 बड़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है वीकली बेसिस पे. तो अब बताइए कि गोइंग फॉरवर्ड इंडेक्स का रुख किस तरफ होगा, और अगेन रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स के साथ मेंशन कीजिएगा प्लीज़. बिल्कुल. आई थिंक हमने जो लास्ट हमारा एनालिसिस था उसमें हमने ये डिस्कस करा था कि मार्केट ने 170,000 के लेवल्स के करीब एक ब्रेकआउट दिया था जो कि इसके रीसेंट हाइज थे. अगर आपको याद हो, वेव 3 का टॉप था अक्टूबर के शुरू में, ये टॉप लगा था 170,000 का. उसके बाद मार्केट एक करेक्टिव फेज में गई थी और फिर हमने देखा कि वेव 5 में मार्केट रिकवर करके 170,000 के लेवल्स को मार्केट ने इनिशियली अप्रोच करा. उसके बाद ब्रेक करके सिंस देन मार्केट एक कंसोलिडेशन बैंड में जो है वो चली गई है, जहाँ पे 170,000 टुवर्ड्स डाउनसाइड हम देख रहे हैं कि is the support range or the lower part of the band, and towards the upside we have been discussing कि 173,000 would act as initial resistance for the market. और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जो है वो हमने देखा है कि पिछले 1-2 हफ्ते में मार्केट जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट करती हुई या स्ट्रगल करती हुई नजर आई है. मंडे को भी हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 170-674 के करीब मार्केट ने हाई डिफाइन करा था. उसके बाद फिर अगले 3 सेशंस मार्केट स्पेंट इन कंसोलिडेशन, और फिर आज मार्केट में अच्छी चीज ये है कि एक बुलिश एंगल्फिंग के साथ मार्केट ने क्लोज करा है नियर इट्स ऑल टाइम हाइज, और वॉल्यूम वाइज भी मार्केट में जो है वो काफी बेहतर एक्टिविटी रही है. तो आई थिंक अब यहाँ से व्यू ये है कि एक तो ये कंसोलिडेशन रेंज जो मार्केट की है, मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और 173,000 के लेवल्स को अगर हम गोइंग फॉरवर्ड ब्रेक होता हुआ देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट में बेहतर एक्टिविटी होगी और 176,000 के नेक्स्ट लेवल्स को मार्केट अप्रोच कर सकती है. हाउएवर टुवर्ड्स द डाउनसाइड मार्केट अपनी बेस बना रही है 170,000 के करीब, तो दैट वुड एक्ट एज एन इनिशियल सपोर्ट लेवल फॉर द मार्केट. ओके शर्जील, थोड़ा अगर हम स्टॉक्स की बात कर लें और सबसे पहले हम अस्करी बैंक को देख लेते हैं, बिकॉज हमने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर ने इस हफ्ते काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. अस्करी बैंक ने भी थोड़ी सी मूव दिखाई है, तो इसके चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं हमको? बैंक्स ने बैंकिंग सेक्टर की तरफ से पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन रही है इंडेक्स में, और नेशनल बैंक एंड BOP हैव लेड द बैंकिंग सेक्टर. अस्करी बैंक however has been in a thin consolidation band, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये इसकी जो कंसोलिडेशन रेंज है वो ऑलमोस्ट 9 से 10 रुपए की रेंज है, जहाँ पे 93.1 के करीब ये अपनी बेस डिफाइन करता रहा है, एंड टुवर्ड्स द अपसाइड वी हैव बीन सीइंग कि 101 के करीब इसकी एक रेजिस्टेंस है. अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो इसमें एक राइजिंग वेज पैटर्न है जो इन प्ले है सिंस मई, और हमने ये देखा है कि इसने इस पर्टिकुलर राइजिंग वेज पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक करा, उसके बाद पेनिट्रेट करके
एक आध सेशन इसने ऊपर गुजारा, बट वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आ पाई, और फिर इवेंचुअली हमने फिर देखा कि ये स्ट्रगल ही करता रहा है, और अब इट्स अगेन आउटसाइड द राइजिंग वेज पैटर्न। तो कहीं ना कहीं हमारा ये व्यू है कि करंट लेवल्स वुड बी गुड फॉर एक्यूमुलेशन। हाउएवर अगर ये डिप्स पे डिप्स पे मिलता है, आइडियली स्पीकिंग नियर 93 94 के लेवल, सो काफी अच्छी एंट्री हो सकती है इसके अंदर, जहाँ पे हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो लोग इसको फोकस करना चाह रहे हैं वो 93 के नीचे अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं। टुवर्ड्स द अपसाइड हाउएवर हमें लगता है कि 101 के करीब अभी भी इसकी एक अच्छी रेजिस्टेंस है, जहाँ पर ये स्ट्रगल कर सकता है। ये हॉरिजॉन्टली भी एक क्रूशियल लेवल रहा है, प्लस राइजिंग वेज का रीटेस्ट भी है यहाँ पे। तो वंस इट मैनेजेस टू ब्रेक एंड सस्टेन अबव 101, तो फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर एक नई रैली जो है, एक नई लेग अनलॉक हो सकती है, जहाँ पे 108.7 के करीब इसकी सेकंड रेजिस्टेंस होगी, फॉलोड बाय 117 के लेवल्स। ओके, मूविंग ऑन टू द सीमेंट सेक्टर, शर्जील, हमने देखा कि लास्ट वीक जब पायनियर सीमेंट की एक्विजिशन प्राइस आई तो प्रॉफिट टेकिंग हमको नज़र आई, पायनियर में भी, मेपल में भी, और फिर पूरा सीमेंट सेक्टर ही करेक्ट होना शुरू हो गया। हमने देखा इस हफ्ते लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे को था, कुछ पुल बैक हमको नज़र आया दूसरे स्टॉक्स में भी, उसमें DG भी था, उसमें फौजी सीमेंट भी था, चिराट सीमेंट, कोहाट सीमेंट। तो अब DG पे अगर हम बात कर लेते हैं, चले DG के चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं, बिकॉज ये 250 के आसपास बड़ी रेजिस्टेंस इसमें नज़र आती है, तो इसमें अब गोइंग फॉरवर्ड कुछ मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, आई थिंक DG काफी इंटरेस्टिंगली शेप अप कर रहा है। हमने इसमें देखा था कि इसकी एक करेक्टिव वेव थी, जहाँ पे ये ABC में नीचे आया था, डिफाइंड इट्स लो एट 208 ऑलमोस्ट। उसके बाद हमने इसके अंदर एक रिकवरी की लेग बनती हुई देखी, जहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 10th ऑफ दिसंबर को एक टॉप डिफाइन करा नियर ऑलमोस्ट 248, और उसके बाद से ये पिछले 2 हफ्तों से एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, कंसोलिडेशन बैंड के अंदर है। ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंगली ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हो सकती है, जिसका ब्रेकआउट अगेन ये जो इसका एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन बैंड है 241 से 242 के करीब, ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 252 इज इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैंड एज वेल, और उसके साथ साथ जो हेड एंड शोल्डर, अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर इन प्ले है, तो उसकी रेजिस्टेंस या उसकी नेकलाइन भी अराउंड 252 है। तो वंस ये 252 के लेवल्स को ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम्स, अगेन इम्प्रूव्ड वॉल्यूम्स, इट मस्ट बी बैक्ड बाय इम्प्रूव्ड वॉल्यूम्स, तो अगर ये 252 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो सूरत में हम एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स the next resistance at 267. This is also initial target level of the head and shoulder pattern, which is the height of the shoulder, followed by the next and final target at 280. अच्छा शर्जील, आखिर में PSO पे भी नज़र डाल लेते हैं, बिकॉज PSO भी हम देख रहे हैं कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, और जो इसका बॉटम हमको नज़र आता है वो 445 450 और वहाँ से थोड़ा रिबाउंड करता है, लेकिन अपसाइड भी बड़ी लिमिटेड है। 463 के आसपास जो है इसमें हमको रेजिस्टेंस नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो अब बताइए कि कुछ इसमें मोमेंटम बिल्ड हो रहा है फॉर मूव ऑन द अपसाइड? बिल्कुल, आई थिंक PSO अभी इंटरेस्टिंगली शेप अप करे, ऑल्दो वॉल्यूम्स हमने काफी ड्राई वॉल्यूम्स इसमें रिसेंटली देखे हैं, और प्राइस वाइज भी इट हैज बीन इन अ कंसोलिडेशन बैंड। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, आई गेस हमने जो लास्ट इस पे एनालिसिस करा था उसमें हमारा ये व्यू था कि क्योंकि इसका एक मल्टी चैनल का ब्रेकआउट हुआ था एट 445, और वहां से इसके बाद इट वेंट इनटू अ करेक्शन, जहां पे इसने इस पर्टिकुलर लेवल को रीटेस्ट करा, वहां से हमें एक रिबाउंड नजर आया, जिसका इसने टॉप डिफाइन करा एट 484। अब हमने ये देखा है कि उसके बाद टॉप डिफाइन करने के बाद अगेन इसमें एक इंटरनल वेव में जो है वो करेक्शन आ रही है, और ये एक डॉटेड लाइन थी, इसका एक डॉटेड चैनल है जिसमें ये ट्रेड कर रहा है सिंस स्टार्ट ऑफ 2024। अगर आप देखें टुवर्ड्स द अपसाइड इस चैनल के टॉप के करीब ये टॉप्स डिफाइन करता रहा है, टुवर्ड्स डाउनसाइड काफी परफेक्टली इस चैनल को इसके बॉटम को जो है वो ऑनर करता रहा है। आई थिंक इसमें अब क्योंकि ये अपने इस मल्टी ईयर चैनल को रीटेस्ट कर रहा है नियर ऑलमोस्ट 450, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इसमें बुलिश कॉन्फर्मेशंस मिलती हैं और वॉल्यूम्स भी इंप्रूव होते हैं, तो यहाँ से हम एक अच्छा रीबाउंड बनता हुआ देख सकते हैं। 450 इस चैनल का बॉटम है, और 435 के अराउंड दिस टाइम अराउंड, क्योंकि ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है पर्पल कलर की, तो ये 435 के अराउंड इसका वही जो एक मल्टी ईयर वेज का ब्रेकआउट हुआ था उसका रीटेस्ट है। तो आई थिंक ये एक 10 to 15 पॉइंट रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसका गोइंग फॉरवर्ड। इन केस अगर इसमें कोई भी डाउनसाइड आती है तो इट शुड बी लिमिटेड टू दिस रेंज। यहाँ से अगर हम इसको सस्टेन करते हुए देखते हैं तो इसके अंदर एक रिबाउंड बन सकता है, जहाँ पे 496 के लेवल्स को इनिशियली अप्रोच कर सकते हैं, जो कि इसकी इंटरनल वेव 3 का टॉप है, और अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं विद गुड वॉल्यूम्स तो फिर हम इसको देखेंगे कि 545 के नए लेवल्स को जो है वो अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ओके शर्जील, थैंक यू वेरी मच। और अब वक्त हुआ है एक्सपर्ट्स टेक का।
सो शहबाज, इस हफ्ते की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। 172,000 का जो क्रिटिकल लेवल है टेक्निकल, उससे ऊपर क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने। अब कमिंग वीक में आप क्या देख रहे हैं? आई थिंक मुझे मार्केट तो पॉजिटिव लग रही है नेक्स्ट वीक, और आई थिंक नेक्स्ट वीक 3 दिन बाकी है साल का खत्म होने में, तो मुझे लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्लोज करेगी। अगर आप देखें, अगर आप दिसंबर भी खत्म हो रहा है और अब इन्वेस्टर्स का फोकस रहेगा कि कौन से रिजल्ट्स आए और किस सेक्टर के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो यूजुअली देखा है कि जो बैंकिंग रिजल्ट्स होते हैं जिसमें हम साल के एंड में देखते हैं कि अच्छे डिविडेंड्स आएंगे, आई थिंक इन्वेस्टर्स का फोकस रहेगा कि जो रिजल्ट्स जो अच्छे आ रहे हैं द अपकमिंग क्वार्टर उस पे फोकस करें, स्पेशली बैंक्स पे, और इसी तरह जो बाकी सेक्टर्स में अच्छे रिजल्ट आएंगे तो इन्वेस्टर का फोकस वहीं रहेगा। राइट, नहीं, आई एग्री। और आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं उन पे तो फोकस होना ही चाहिए। जहाँ भी कोई मार्केट में अगर डिप आती है, वो स्टॉक नीचे आते हैं, तो उनमें एक्यूमुलेशन हमको नजर आएगी। प्लस आई थिंक कि अगले हफ्ते में वो स्टॉक्स जो इस हफ्ते परफॉर्म नहीं कर सके डिस्पाइट द इंडेक्स क्लोजिंग एट अ रिकॉर्ड हाई लेवल एंड अबव 172 के, उनमें हम कुछ इंटरेस्ट देखेंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का फोकस उस तरफ भी शिफ्ट होगा। और स्पेशली जो हमने फ्राइडे को देखा कि PPL और GDC में एक रैली नज़र आई, तो अब ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद रेकोडेक का फाइनेंशियल क्लोज इज़ वेरी नियर, और ये स्टॉक्स भी आई थिंक इन्वेस्टर्स के रिडार में रहेंगे। और अगर कोई भी ऐसी डेवलपमेंट होती है और उसकी खबर आती है, तो ये स्टॉक्स और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो इन पे भी नज़र रखनी चाहिए। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। जब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।